नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग जो डेटा का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है और उसके टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे हम लोग पढ़ाई करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। और आप लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि एसएससी सीजीएल 2025 की जो है वैकेंसीज, जो मतलब विज्ञापन है, वो जारी कर दिया गया है, जिसमें लगभग 14,000 प्लस वैकेंसीज हैं। अभी कल हमारे एक मित्र हैं, उनसे बात हो रही थी, तो वो बताए कि लगभग 250 के आसपास उम्मीद है। मतलब अभी कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आया नहीं है। 250 के आसपास उम्मीद है कि वैकेंसीज रहेंगी सीजीएल जेएसओ की। मतलब ये कहने का कि पिछले साल से वैकेंसीज कम रहने वाली हैं जेएसओ पोस्ट के लिए। तो इसलिए इस बार थोड़ा सा लग के आप लोग डेडिकेटेड तरीके से पूरी तरह से मेहनत कीजिए, ताकि जो मेरिट की संभावना है, इस बार जो सिलेक्शन के चांसेस हैं आप लोगों के, वो बढ़ जाएं। कारण ये है कि वैकेंसीज कम है, तो थोड़ी सी जो मतलब मेरिट है वो ऊपर जाने की संभावना है। ठीक है। तो पिछले साल की तुलना में अगर इक्विवेलेंट पेपर रहा तो इस बार मेरिट थोड़ी सी चढ़ेगी। तो इसलिए कोशिश आप लोग पहले से कीजिए कि अभी से मतलब कंटिन्यूएशन में जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए हमारे साथ, ताकि जो पिछली बार का जो सिलेक्शन का रेशियो हमारा रहा है, उसको कम से कम, मतलब उतना कम से कम हम लोग मेंटेन करने का पूरा प्रयास करेंगे। और कोशिश ये करेंगे कि आप लोगों के जो भी कंफ्यूजन है, कोचिंग का जो नंबर है, उस पर आप लोग डायरेक्टली हमसे बात करके अपने कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। और जिस चैप्टर में आपको विशेष तौर पे जो भी समस्याएं होंगी, वो समस्याएं आप लोगों को पूरी तरह से सॉल्व आउट कराई जाएंगी। ठीक है। जैसे कुछ अंडमान निकोबार के जो बच्चे फोन किए थे हमको, या फिर महाराष्ट्र जो स्टेट, मतलब स्टेट में वहाँ पे जो स्टेटिक्स ऑफिसर की जो वैकेंसी आती है, या अंडमान निकोबार से जो बच्चे फोन किए थे हमें या मैसेज किए थे, कुछ लोगों ने अपने सिलेबस भेजे हुए हैं। तो वो सिलेबस हूबहू जीएसओ का ही सिलेबस है। वनडे एग्जाम में चाहे स्टेटिक्स ऑफिसर की पोस्ट चाहे जहाँ पे भी हो रही है, चाहे वो राजस्थान हो, यूपी हो, अंडमान निकोबार का हो, या महाराष्ट्र का हो, या उड़ीसा से कुछ बच्चों ने हमें मैसेज किया था। तो उन्होंने जितना भी जिन लोगों ने सिलेबस हमें भेजा है, वो हूबहू सिलेबस जो है एसएससी सीजीएल जेएसओ के बराबर है, इसको इक्विवेलेंट है। अंडमान निकोबार और महाराष्ट्र के जो बच्चों ने सिलेबस हमें भेजा था, तो अंडमान निकोबार में वाले जो सिलेबस है, उसमें एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा हैं एसएससी सीजीएल जेएसओ से। तो इस जो एग्जाम हो रहा है, जो मतलब ये सिलेबस हम जेएसओ का पढ़ा रहे हैं, ये इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि जो आपका एसएससी सीजीएल जेएसओ का जो एग्जाम है, ये तो कवर हो ही, उसके साथ साथ जो आपके स्टेट वाले जो एग्जाम है, वो भी कवर होंगे। और जैसे अंडमान में जो नए टॉपिक हैं, उनको भी हम इसी क्लास में, एसएससी सीजीएल जेएसओ में जो हम सिलेबस पढ़ा रहे हैं, वो यूनिट वाइज क्लासेस इस बार बाइफरकेटेड रहेंगी, अलग अलग उनको यूनिट वाइज हम क्लासेस डालेंगे। और एक उसमें एक फोल्डर रहेगा, एक आइकन बना रहेगा मिसलेनियस का। तो उसमें जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा जो सिलेबस रहेगा, चाहे वो किसी भी स्टेट पीएससी का हो, चाहे वो महाराष्ट्र, तमिलनाडु का, या फिर जो मतलब अंडमान निकोबार का, उड़ीसा का, पश्चिम बंगाल का, या बिहार में जो बीपीएससी से जो पोस्टें आई हुई हैं, उनमें जो भी एक्स्ट्रा सिलेबस रहेगा, वो मिसलेनियस वाले टॉपिक में ऐड कर दिया जाएगा, और उससे संबंधित जो भी प्रैक्टिस सेट रहेगा, वो भी आप लोगों को कराया जाएगा। ठीक है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए। और उसके साथ-साथ जो आपको कन्फ्यूजन हो, अगर आपको लगता है कि हमें हमें किसी विशेष टॉपिक में, जैसे कुछ बच्चों ने प्रोबेबिलिटी टॉपिक की बात की है कि प्रोबेबिलिटी का सर प्रैक्टिस जो है ज़्यादा से ज़्यादा कराइए। क्योंकि अंडमान निकोबार वाले जो एग्ज़ाम हैं, उसमें प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा, या जो भी हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे, तो उसमें जो हम यूट्यूब पे जो प्रैक्टिस सेट कराएंगे, उसमें कोशिश ये करेंगे कि प्रोबेबिलिटी, या जो अदर उससे रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, जो इन्फ्रेंस थियरी के रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं, उन पे हम प्रैक्टिस सेट ज़्यादा कराएं। क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है, आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि ये टॉपिक हमको आ ही रहा है। उसमें जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतने संभावना बढ़ती है, उतना उस क्वेश्चन के सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो अंडमान निकोबार के जो बच्चे हैं, उनसे हम ये कहना चाहेंगे कि आप वो प्रोबेबिलिटी में टेंशन नहीं लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी को हम बहुत डिटेल तरीके से पढ़ाएंगे, और आप लोगों को जो भी वहाँ पे समस्याएं होंगी,
वो जो है मतलब आप हमें मैसेज कर दीजिएगा। या फिर जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के जो एक दो बच्चों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैसेज किया हुआ है, अंडमान वालों से भी हमें हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें प्रीवियस ईयर अगर अगर क्वेश्चन उनके पास है, या उड़ीसा वाले जो भी हैं, तो उनके पास अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो आप हमें भेज दें, हम उसको यूट्यूब पे मतलब आपको पूरा पूरा जो है पेपर ही सॉल्व करवा देंगे। ठीक है। और बाकी जो हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे एसएससी सीजीएल जेएसओ का, एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं 10 साल 15 साल के, ये हम सॉल्व करवाएंगे। उसके एक्स्ट्रा में जो आपका स्टेट पीएससी का जो स्टेटिक्स का क्वेश्चन है वो भी हम सॉल्व करवा देंगे। ठीक है। तो आइए इन बातों के साथ अपना ये क्लास शुरू करते हैं। ये हमारा एसएससी सीजीएल जो जेएसओ का एग्जाम है, इसके लिए यहाँ पर देखेंगे तो ये हमने एक जेएसओ के लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें जुड़ के आप सारे पीडीएफ जो इस क्लास के पीडीएफ हैं, जो कोचिंग से संबंधित जो मतलब आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, वो भी इसी ग्रुप में प्राप्त हो जाएंगे आप लोगों को। और किसी भी समस्या दिक्कत परेशानी की स्थिति में इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। फिर अब ये हमारा L1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल टेलीग्राम का लिंक है। और अगर आप L1 क्लासेस प्रयागराज सर्च करते हैं तो इस लोगो के साथ आपको एक ऐप मिलेगा प्ले स्टोर में, जिसपे रजिस्टर करके जेएसओ या फिर यूजीसी नेट जेआरएफ या फिर अदर जो एग्जाम है या उनसे संबंधित अब जो मॉक टेस्ट है, लाइव मॉक टेस्ट है, या फिर जो मॉक टेस्ट और भी जो कोर्सेज के आ रहे हैं या अपलोडेड हैं मतलब ऐप पर, उन पे जाके जो है आप उन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि चैनल का जो ग्रोथ है, स्टेटिक्स हम पढ़ा रहे हैं, और कल हम चैनल का स्टेटिस्टिक्स देख रहे थे तो उसमें 70% के आसपास लोग हैं जो नॉट सब्सक्राइबर हैं और क्लासेस देख रहे हैं। तो चैनल की ग्रोथ के लिए वो भी जो है थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अपने इष्ट मित्र जो हैं, आपके जो साथीगण हैं, उनमें शेयर करते रहिए, ताकि सभी को फायदा हो सके, और आपको भी फायदा हो सके, आपको इष्ट मित्रों को भी फायदा हो सके, और चैनल को भी फायदा हो सके। ठीक है। तो अब तक यहाँ पर देखेंगे तो अब जो हमारे ये 2024 बैच के ऑनलाइन जो क्लास हुई थी, उसमें जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे, 19 के आसपास बच्चे सेलेक्ट हुए थे, जिसमें से ये हमारे एक तरीके से कहा जाए 24 बैच के हीरो लोग हैं, जो मतलब पहली बार ऑनलाइन में हम लोग पिछले साल आए थे 2024 में। इसमें ही मतलब इन्होंने 19 बच्चों ने सिलेक्शन लेके मतलब एक तरीके से मतलब एक अच्छा परफॉर्मेंस किया है, मतलब चैनल का नाम रोशन किया है। इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं, इनको थैंक यू। और उसके साथ साथ आप लोग भी हम चाहेंगे कि आप लोगों की फोटो अगले 2026 वाला जब जेएसओ का एग्जाम हो, तो टीचर तो शायद हम ही रहें, और फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पे आपकी भी फोटो इसमें ऐड हो। ठीक है। तो पूरा प्रयास करिए, हम आपके साथ पूरी तरह लगे रहेंगे। और जो भी कंफ्यूजन हो स्टैटिक्स से रिलेटेड, जो भी क्वेश्चन जहां से भी आपको नहीं आ रहा है, वो आप हमें मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, हम आपको उसको पूरी तरह बताएंगे। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं। तो अब तक जो हमने सिलेबस पढ़ा है, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा तक हम लोग ये सिलेबस पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास आज की क्लास में जो है वो मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, टेबुलेशन और ग्राफिकल चार्ट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये पहली यूनिट का, ये पहले चैप्टर का जो हमारे पास सिलेबस है, इतना है। आज की क्लास में हम लोग जहाँ पे मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन देखेंगे, और उसके सॉरी हाँ, मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, किस तरीके से हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, जो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है, उस फॉर्म में हम उसको पढ़ सकें। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे, एक चीज आपको और बता दें कि थोड़ा सा ये जो चैप्टर है थ्योरेटिकल है। तो इसमें ये चैप्टर जो है, एक बच्चे ने मैसेज किया था कि सर हैंड रिटन नोट्स के रूप में थोड़ा सा पढ़ाइए तो ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे हम आपको ये बता दें कि ये जो पहला यूनिट है, इसमें क्या है कि ज्यादातर चीजें डिफिनीशन वाली हैं। तो डिफिनीशन वाली चीजें हैं, तो इसमें जो आपके पास यहाँ पे सिलेबस है वो इसी पीपीटी फॉर्मेट में पढ़ाते हैं। बाकी जब हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आएंगे तो वहां से एक एक चीजें लिख कर पढ़ाएंगे,
या इसी इसी चैप्टर में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हिस्टोग्राम जब हम पढ़ाएंगे तो उसको भी रिटन फॉर्मेट में पढ़ाएंगे, क्योंकि वहां पर क्या है कि वहां पर पीपीटी से ज्यादा या रिटन फॉर्मेट से ज्यादा वहां समझाना जरूरी होता है, एक एक चीजों की क्लियरिटी आप लोगों को होना जरूरी होता है, इसलिए वहां पर रिटन फॉर्मेट में हैंड रिटन फॉर्मेट में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आइए हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा मतलब डेटा का संगठन। इसमें क्या है, raw data collected through observation, survey and experiments is often unstructured। जो हमारे पास डेटा कलेक्ट किया जाता है, रॉ डेटा जो कलेक्ट किया जाता है वो नॉर्मली जो है प्रेजेंट टाइम में जब कलेक्ट किया जाता है तो वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है। टू मेक इट यूजफुल इट मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग इट इन ए लॉजिकल सिस्टमेटिक एंड कंडेंस्ड फॉर्म। ठीक है, तो जो डेटा अवलोकन सर्वेक्षण या प्रयोगों से एकत्रित किया जाता है वह प्रायः अव्यवस्थित या कच्चा, जिसको रॉ डेटा कहते हैं, कच्चा डेटा होता है। ऐसा डेटा उपयोगी बनाने के लिए उसे व्यवस्थित रूप से संगठित करना आवश्यक होता है। डेटा का संगठन उसे अर्थपूर्ण, स्पष्ट और विश्लेषण योग्य बनाता है। ठीक है, मतलब ये कहने का कि जो हमारे पास रॉ डेटा आता है उस रॉ डेटा को हम एक लॉजिकल फॉर्मेट में हम बनाएंगे। जैसे आप लोग मैच देखते होंगे तो उसमें जो डेटा एनालिस्ट होते हैं वो एक एक आदमी का पिछले कई कई सालों का रिकॉर्ड जब बताते हैं तो वो एक ग्राफ के माध्यम से बताते हैं, एक चार्ट के माध्यम से बताएंगे। कभी वो बार डायग्राम बना रहेगा, कभी लाइन जो है बार डायग्राम बना रहेगा, या कभी कभी जो कई अगर खिलाड़ियों का एक साथ डेटा दिखाया जा रहा है तो उसमें मल्टीपल बार डायग्राम बना रहेगा। कुछ इस तरीके से कोई ना कोई डायग्राम बना के ही प्रेजेंट करते हैं। तो उससे क्या है कि डेटा को आप लोग एक झटके में ऐसी ही नॉर्मल नजरों से बिना उसमें किसी कैलकुलेशन के ही देख लेते हैं कि यहाँ पे ये डेटा या इस क्रिकेटर या इस खिलाड़ी से संबंधित जो डेटा है वो अच्छा है, या इस खिलाड़ी का जो परफॉर्मेंस है पिछले मैच में या अब तक के मैच में वो खराब है या अच्छा है, जो भी वहां पे एनालिसिस होती है तो आप लोग केवल चार्ट को देखकर अच्छे से जान जाते हैं। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में करते हैं हम लोग कि रॉ डेटा है तो उसका एक प्रॉपर हम लोग चार्ट बनाते हैं या ग्राफ बनाते हैं जो भी जिस तरीके से रिक्वायर्ड होता है, और अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टाइप के डायग्राम्स रिक्वायर्ड होते हैं। उसको आगे की क्लासेस में हम लोग देखने वाले हैं, देखेंगे हम कि किस सिचुएशन में कौन सा ग्राफ जो है यूजफुल होता है, उसको हम लोग देखेंगे। और उसके साथ साथ जो डिफरेंट इसके तरीके हैं वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का मतलब इतना हुआ कि सॉरी, जो हमारे पास डेटा है उस डेटा को किस तरीके से हम एक सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट कर सकें जिससे हमारा जो यूथ है या फिर जो हमारा संबंधित आदमी है जो उपभोक्ता है उस डेटा का, उस डेटा को अच्छी तरीके से मतलब एक सरसरी नजर में देखकर अच्छे से समझ सके उसको कि ये इस डेटा में ये चीजें कही जा रही हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटा ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, डेटा जो हम लोग कलेक्ट करते हैं उसको ऑर्गेनाइज जब हम करते हैं तो वो क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा, जटिल डेटा को सरल बनाने का काम होता है। ठीक है, यही चीज अभी बता रहे हैं कि किसी भी क्रिकेटर का परफॉर्मेंस अगर चेक करना हो आपको तो उसके लिए जो संबंधित डेटा है वो डेटा आपके पास अगर दे दिया जाए, वो ग्राफ आपके पास दे दिया जाए तो आप उसको आसानी से देखकर बता देंगे कि इस आदमी का आईपीएल में, वर्ल्ड कप में, टेस्ट सीरीज में जो रिकॉर्ड रहा है वो अच्छा रहा है या खराब रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट है टू आइडेंटिफाई पैटर्न एंड ट्रेंड, प्रवृत्तियों और पैटर्न को समझना। ठीक है, प्रवृत्तियों और पैटर्न को समझना यहाँ पे एक तरीके से कहा जाए तो प्रवृत्तियों और पैटर्न को समझने का भी यहाँ पे काम होता है इससे। अब इसमें क्या है, टू फैसिलिटेट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, विश्लेषण और व्याख्या को भी ये आसान बनाता है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे टू प्रिपेयर फॉर क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन, वर्गीकरण और प्रस्तुति को यहाँ पे
एक तरीके से वर्गीकरण और जो हमारे पास प्रेजेंटेशन देना होता है, जैसे कि भी किसी भी सेमिनार वगैरह में देखेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे उस डेटा को प्रिपेयर करता है कि क्लासिफिकेशन कर दिया और उसके लिए प्रेजेंटेशन बना दिया, तो उसका प्रस्तुतिकरण आसान हो जाता है कि आदमी एक नज़र में एक बर्ड आई व्यू जिसको कहते हैं, सरतरी नज़र में देखकर उसको समझ जाता है डेटा कि किस तरीके का डेटा हमारे पास आया हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं टाइप ऑफ डेटा। टाइप ऑफ डेटा में पिछली क्लास में हालांकि इस पे हम एक विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, इसको अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पर देखेंगे, जो हमारे पास टाइप ऑफ डेटा है, इसको यहाँ पे बताने का मतलब है कि आगे जो हमारे पास डेटा आने वाला है, जो प्रेजेंटेशन आने वाला है, इससे कहीं ना कहीं कोरिलेट करेगा। तो प्राइमरी डेटा जो हमारे पास है, कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, जो सीधे मतलब जो कलेक्ट किया जाता है, जो टू द पॉइंट कलेक्ट किया जाता है, जैसे जनगणना के डेटा हो गए, कोई भी सर्वे है जो डायरेक्टली इन्फॉर्मेंट से पूछा जा रहा है, किसी आदमी से पूछ के डेटा को फिलअप किया जा रहा है, वो हमारा प्राइमरी डेटा होता है। फिर सेकेंडरी डेटा होता है कि जो हमारे पास प्राइमरी डेटा है, उस पर बेस्ड कोई रिपोर्ट, कोई रिसर्च रिपोर्ट, कोई थीसिस, इस तरीके की चीजें पब्लिश होती हैं, जिसको हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं। ठीक है। सेकेंडरी डेटा का मतलब क्या हो गया कि प्राइमरी डेटा पे डिपेंडेंट जो हमारे पास चीजें हैं, उसको उसी फॉर्मेट में, मतलब उसमें प्राइमरी डेटा पे डिपेंडेंट जो मतलब जो प्राइमरी डेटा है हमारे पास, उस डेटा पे डेटा की एनालिसिस करके कोई सेकेंडरी डेटा हमें हमारे पास आए, सेकेंडरी कोई रिजल्ट आए, तब हम उसको कहते हैं कि ये हमारा सेकेंडरी डेटा है। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ये सेकेंडरी डेटा क्या होता है, कलेक्टेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग सोर्स। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा, जो हमारे पास डेटा को ऑर्गेनाइज करने के जो मेथड्स होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंट मेथड हैं, इन अलग अलग मेथड्स को हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, कालानुक्रमिक संगठन। इसमें क्या होता है, डेटा इज अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ टाइम, ईयर वाइज, मंथली या एटसेट्रा, जो डेटा होते हैं हमारे पास, ये मंथली या ईयर वाइज ये हमारे पास ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। समय के क्रम में डेटा का संगठन किया जाता है। ठीक है, इस मेथड में। अब इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम 2012 टू 2016, भारत की जनसंख्या 2012 से 2016 तक। ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि भारत की जो जनसंख्या थी 2012 में 115 मिलियन थी। 2011 की जनगणना में देखेंगे तो जो हमारे पास डेटा था, उसमें 100 मिलियन के आसपास था, मतलब सॉरी 100 मिलियन कह रहे हैं हम लोग, अभी 140 करोड़ प्लस कर गए हैं। अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें देखेंगे तो 146 करोड़ प्लस जो है जनसंख्या बताई जा रही है, जो अभी लास्ट में जो लास्ट रिपोर्ट आई हुई है। तो उसमें जो 100 करोड़ के मतलब आसपास का जो डेटा, मतलब ये हमारे पास जो डेटा दिया गया है, ये एक ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया गया है, ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है। ठीक है, इसको मतलब अपने करंट अफेयर से मत जोड़िएगा। तो यहाँ पे या जीएस वाले पोर्शन से नहीं जोड़ना है इसको, यहाँ पे जो डेटा लिखा जाएगा, क्योंकि हम ऐसे ही लिख देते हैं। तो अब इसमें 2012 का जो डेटा है 115, यहाँ पे ईयर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वीट है यहाँ पे, और ईयर है। तो यहाँ पर जो हमारे पास वीट का प्रोडक्शन है, उसके लिए यहाँ पे डेटा दिया गया है। तो अब यहाँ पर आप लोगों को देखना है कि कैसे यहाँ पे ये चीजें हैं। किसी बच्चे का फोन आ रहा, तो थोड़ा सा क्लास जब चल रही होती है तो फिर अभी अब इनको मतलब इस समय जो है इनका जवाब नहीं दिया जाएगा, थोड़ी देर दिया जाएगा। आप लोग भी जब कॉल करिए तो अगर एक बार फोन ना उठे तो मतलब मान के चलिए कि कुछ ना कुछ क्लासेस हो रही हैं, तो अभी थोड़ी देर से इनका जवाब देते हैं। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारे पास यहाँ पे पॉपुलेशन डेटा है, और ये दूसरा एग्जाम्पल जो यहाँ पे लिखा गया है, ये ईयर है और वीट का प्रोडक्शन है। ठीक है। तो यहाँ पे 2015 में मतलब सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे 115 मिलियन गेहूं का उत्पादन हुआ भारत में, 2013 में 117, 2014 में 119 मिलियन टन, 2015 में 130 मिलियन टन, 2016 में 118 मिलियन टन के आसपास गेहूं का प्रोडक्शन हुआ। तो मतलब यहाँ पे जो हमारे पास डेटा अरेंज है, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज है। ठीक है। तो इसलिए हम इसको कहेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक।
अब इसके बाद हम लोग आते हैं जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन। जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं हम लोग कि जो हमारे पास डेटा है वो डेटा जियोग्राफी के अनुसार मतलब स्थान विशेष के अनुसार हमारे पास वो ऑर्गेनाइज होता है। जैसे इसमें क्या करेंगे, डेटा इज अरेंज्ड बाय लोकेशन और प्लेस, सिटी स्टेट या कंट्री कुछ भी हो सकता है। डेटा को स्थान के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है, स्थान विशेष के आधार पर। ठीक है सॉरी। इसमें क्या है कि अब देखेंगे यहाँ पे कंट्री का नाम लिखा हुआ है, फिर नंबर ऑफ कंपनीज लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे तो स्थान स्पेसिफिक या जियोग्राफिकल लोकेशन का मतलब क्या होगा, जियोग्राफी के स्पेसिफिक जो यहाँ पे डेटा लिखा गया है। ठीक है, इसको इसीलिए हम जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे चाइना में 1500 फैक्ट्रियां हैं, यूएसए में देखेंगे तो 1680 फैक्ट्रियां हैं, इंग्लैंड में देखेंगे तो 1230, भारत में देखेंगे तो 890। ये इस तरीके से नंबर ऑफ कंपनीज की बात किया गया है कि यहाँ पे जियोग्राफी के अनुसार हम यहाँ पे डेटा को अरेंज किए हुए हैं, डेटा को हम यहाँ पे संगठित किए हुए हैं, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये हमारा जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं क्वालिटेटिव ऑर्गेनाइजेशन। क्वालिटेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, गुणात्मक संगठन का किसी गुण विशेष के आधार पर, किसी क्वालिटी के आधार पर हमें बच्चों का या फिर कोई भी हमारे पास जो डेटा है उसको हम ऑर्गेनाइज करें, उसको संगठित करें, तो उसको कहते हैं हम लोग यहाँ पे ये क्वालिटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे क्या है कि डेटा बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स सच एज जेंडर, रिलीजन, प्रोफेशन एटसेट्रा। ठीक है, डेटा को गुणों या लक्षणों के आधार पर विभाजित जब किया जाता है तो उसको कहा जाता है कि ये हमारा गुणात्मक संगठन है या क्वालिटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ ए क्लास। अगर एक क्लास है उसके स्टूडेंट को बॉयज या गर्ल के रूप में मतलब जेंडर बेस्ड हम उनका ऑर्गेनाइजेशन करें, उनमें बाइफर्केशन करें, तो उस केस में यहाँ पर देखेंगे तो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं ये हमारा क्वालिटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखें क्वांटिटेटिव ऑर्गेनाइजेशन। क्वांटिटेटिव ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, मात्रात्मक संगठन। इसमें क्या होता है कि डेटा बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल वैल्यूज सच एज एज, इनकम, मार्क्स एटसेट्रा। तो इस टाइप का जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन होता है इसको हम कहते हैं ये हमारा क्वांटिटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, डेटा को संख्यात्मक मानों जैसे आयु, आय, अंक आदि के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारा क्वांटिटेटिव डेटा है। ठीक है, जैसे मार्क ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स, जैसे सपोज करिए कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, एयू, एयू में सपोज करिए स्टेटिस्टिक्स, एक सेकेंड, स्टेटिस्टिक्स में सपोज करिए कि यहाँ पर 50 बच्चे थे, हम लोगों के समय में लगभग एमएससी में 50 बच्चे थे। इसमें देखेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए कि 100 नंबर का पेपर हुआ तो उसमें किसी ने 98 पाया, कोई 97 पाया, कोई 88 पाया, कोई इस तरीके से आगे बढ़ते हुए कुछ लोग 30 नंबर तक पाए, मतलब एक दो लोग फेल भी हुए थे एमएससी में। तो यहाँ पे जो हमारे पास देखेंगे नंबर है, तो ये एक्चुअली ये हमारे नंबर है, थर्ड नंबर जो है हमारा ही है। मैथमेटिक्स में एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होती है, उसमें 88 नंबर मिला था तो मैं, तो मतलब एक तरीके से कहा जाए कि वो डेटा अभी जैसे प्रेजेंट टाइम में याद है। एक लड़की का इसमें इससे ज्यादा नंबर था, उसका 95 के आसपास था और मेरा 88 था। ठीक है, तो इसलिए मतलब जो डेटा का ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो क्वांटिटी के बेस पे हो रहा है, क्वांटिटी के बेस पे मतलब क्या हो गया कि कुछ न्यूमेरिकल मान दिए जा रहे हैं, तो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये हमारा क्या है, क्वांटिटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, सॉरी मात्रात्मक जो हमारे पास संगठन है वो यहाँ पे, या मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव ऑर्गेनाइजेशन का ये काम हो रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टेप्स होते हैं उनको यहाँ पे हम देख रहे हैं। ठीक है,
स्टेप्स इन डेटा ऑर्गेनाइजेशन, डेटा जो संगठन है उसकी प्रक्रिया क्या होती है। ध्यान में रखिएगा, ये सीक्वेंस एक बार एग्जाम में पूछा गया है आपसे, तो इसलिए कोशिश, यूजीसी नेट वाले एग्जाम में ये पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो यूजीसी नेट वाले जब एग्जाम में पूछा गया तो इसका मतलब है कि कभी ना कभी फिर से पूछा जा सकता है। जेएसओ वाले एग्जाम में इसमें स्टेप्स में पूछा था कि इनमें से कौन सा डेटा ऑर्गेनाइजेशन का मतलब स्टेप नहीं है, तो चार उसमें विकल्प दिए गए थे, उसमें एक दो नहीं थे, सॉरी एक नहीं था, तो उसी को वहां पर टिक लगाना था। तो इस तरीके से आपसे ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टेप्स हैं, डेटा के ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टेप्स हैं उनसे क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहला काम क्या होता है कि हम डेटा का कलेक्शन करते हैं, फिर उस डेटा में यहाँ पे रॉ डेटा इज गैदर्ड, मतलब कच्चा डेटा को हम एकत्रित करते हैं, एकत्र करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या करते हैं, उसमें एडिटिंग करते हैं, एरर एरर्स आर करेक्टेड, ठीक है, त्रुटियों को यहाँ पे सुधारा जाता है। फिर उसके बाद तीसरे स्टेप में क्या करते हैं कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन करते हैं कि हमें किस तरीके का जो है मतलब रिजल्ट निकालना है, किस तरीके की एनालिसिस करनी है, उसके हिसाब से हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ग्रुपिंग सिमिलर डेटा, ठीक है, समान प्रकृति के डेटा को समूहित करना, यहाँ पे सामूहिक मतलब एक ऑर्गेनाइज करना यहाँ पे काम होता है। फिर उसका कुछ टेबल या चार्ट जो भी है, जिसमें जिस तरीके का डेटा है, जिस तरीके का रिक्वायरमेंट होगी, उस तरीके का हम टेबुलेशन कर देंगे। उसमें कोई चार्ट हो, हिस्टोग्राम हो, बार डायग्राम हो, कोई भी मतलब पाई चार्ट हो, जिस तरीके की आवश्यकता होगी उसके हिसाब से हम उसका टेबुलेशन कर देंगे। तो प्रेजेंटिंग इन टेबुलर फॉर्म, तालिका के रूप में उसका प्रस्तुतिकरण कर दिया जाता है, फिर उसको प्रेजेंट कर दिया जाता है, उसका प्रस्तुतिकरण कर दिया जाता है, प्रेजेंटेशन कर दिया जाता है, मतलब डिस्प्ले थ्रू ग्राफ और चार्ट। तो डिस्प्ले चार्ट या ग्राफ के माध्यम से उसको हम डिस्प्ले कर देते हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है कि डेटा एक अच्छे सिक्वेंशियल फॉर्मेट में वो दिखने लगता है, ठीक है। तो ये स्टेप्स हैं, पहले हम कलेक्ट करेंगे डेटा, फिर उसमें जो मतलब कुछ कलेक्शन के दौरान जो गलतियां हुई हैं उनको हम हटाएंगे या एडिट करेंगे। फिर उसके बाद जो क्लासिफिकेशन है उसका काम होगा कि हम अपने डेटा को किस तरीके से, मान लीजिए कि हमें जो रिपोर्ट निकालनी है वो जेंडर बेस्ड रिपोर्ट निकालनी है, मेल फीमेल का डेटा क्लासिफाई करेंगे, अलग अलग करेंगे, वर्गीकृत करेंगे उसको। फिर उसके बाद उसकी टेबल अप्रोप्रिएट टेबुलेशन किया जाएगा। फिर उसके बाद उस टेबल में जो डेटा है उसका ग्राफ या चार्ट या फिर जो भी वहां पे रिक्वायरमेंट होगी, जिस तरीके की ग्राफ या चार्ट की, उसको हम बना देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेटा प्रेजेंटेशन का काम करेगा, मतलब डेटा को हम प्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा ऑर्गेनाइजेशन। डेटा जो हमारे पास है उसका ऑर्गेनाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें जो डेटा का महत्व है इसमें क्या कर देता है, पहला नंबर कि डेटा जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है, डेटा की जटिलता को यहाँ पे कम किया जाता है। फिर आगे है हेल्प्स इन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, विश्लेषण और तुलना को यहाँ पे सरल बनाता है, ठीक है, विश्लेषण और तुलना को यहाँ पे सरल बनाया जाता है इसके माध्यम से। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करता है कि एड्स इन डिसीजन मेकिंग, निर्णय निर्धारण में ये क्या करता है, सहायक होता है ये डेटा। फिर इसके बाद इसेंशियल फॉर स्टैटिस्टिकल प्रेजेंटेशन, सांख्यिकी प्रस्तुति के लिए आधार प्रदान करता है ये, ठीक है। ये इसका महत्व है कि सबसे पहले क्या हो जाएगा जब हम डेटा को, अब जैसे सपोज करिए कि किसी भी खिलाड़ी द्वारा, मैच में किसी खिलाड़ी द्वारा एक रॉ डेटा दिया गया है कि मतलब सपोज करिए महेंद्र सिंह धोनी ने जब भी वहाँ पे क्रिकेट खेला हुआ है, हालांकि इंटरेस्ट थोड़ा सा हमको क्रिकेट में कम है, तो इसलिए जो बड़े नाम हैं, जैसे जो हमारे भी कुछ उसमें फेवरेट प्लेयर है महेंद्र सिंह धोनी और इस तरीके के विराट कोहली वगैरह, तो उनका देखते हैं जब हम ग्राफ वगैरह, तो उसमें बड़ा अच्छा लगता है कि इनके जो रन रेट है, इनके जो स्कोर्स रहे हैं, इनके जो परफॉर्मेंस है पिछले मैचेस की तुलना में बढ़ती जा रही है। मतलब उनका जो जब संन्यास से पहले महेंद्र सिंह धोनी का, मतलब अभी तो आईपीएल इस बार मान लीजिए खेले ही है, लेकिन क्या है कि इसमें जब देखेंगे उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो बड़ा अच्छा रिकॉर्ड रहा है अन्य मतलब भारतीय जो कप्तान रहे हैं या खिलाड़ी रहे हैं उनसे, ठीक है। तो उसी सेम पैटर्न पे हम लोग भी काम कर रहे हैं। पिछली साल जो हम लोगों ने क्लास पढ़ाई थी उसमें थोड़ी बहुत कमियां रह गई थी, उन कमियों को इस साल हम पूरी तरह रिमूव करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आप लोग जैसे कुछ पिछली बार कुछ बच्चों ने क्या किया था हमसे मतलब स्पेशल
टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट की मांग की थी, तो टॉपिक वाइज हम प्रैक्टिस सेट नहीं दे पाए थे, मिक्स प्रैक्टिस सेट हम दिए थे। मतलब शुरू में तो 7-8 प्रैक्टिस सेट, 10 प्रैक्टिस सेट एक एक जो है चैप्टर वाइज दिया गया था, उसके बाद जो है मिक्स कर दिया गया था। तो बच्चों की डिमांड थी कि कुछ टॉपिक वाइज जो मतलब यूनिट वाइज या चैप्टर वाइज हमारे पास प्रैक्टिस सेट और होने चाहिए। तो इन कमियों को इस साल दूर किया जाएगा। इस साल जो है मतलब हम मैक्सिमम जितना भी क्वेश्चन है वो यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, या आपका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है उसको हम पहले टॉपिक वाइज कराएंगे, फिर उसके बाद जब आपका एग्जाम आने वाले रहेगा, प्री एग्जाम हो जाएगा, मेंस का जब एग्जाम आएगा तो उसमें महा मैराथन क्लास के रूप में आपका यूनिट वाइज हम पहले सॉल्व कराएंगे, फिर उसके बाद जो पूरा पूरा पेपर है उसको मॉक टेस्ट के रूप में आपके ऐप पे अपलोड कर दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसको आप लोग अटेम्प्ट करिए, और उसमें फिर जो कंफ्यूजन रहेगा, जो आपको समस्याएं रहेंगी, वो फिर से हम यहाँ पे महामैराथन क्लास के माध्यम से लाइव इंटरेक्शन में वहाँ पे हम सॉल्व करवाएंगे आप लोगों को। ठीक है, जो भी आपकी समस्याएं रहेंगी वो सॉल्व की जाएंगी। इस बार ध्यान में रखिएगा कि कम सीटें हैं, मेरिट बढ़ेगी। तो मेरिट बढ़ेगी तो अपने अंदर कोई भी ऐसी कमी नहीं रखना है आपको। स्टैटिक से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं उसी की बात कर रहे हैं कि स्टैटिक से रिलेटेड आप में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, जिससे जो है मतलब आपका सिलेक्शन रुके। ठीक है, कुछ बच्चों ने जैसे पिछले वाले में गलती की हुई है, कुछ मतलब सरल सरल क्वेश्चन गलत कर दिए तो 2-4 नंबर से बाहर है। तो वो गलती आपको यहाँ पे नहीं करना है, अपने आप को मेंटेन करना है, अपनी एक्यूरेसी को इस तरीके से बढ़ाइए कि मतलब हम वहाँ पे उसका जो प्रेजेंटेशन है, जो मतलब परफॉर्मेंस है अपनी, वो हम सुधार सकें। ठीक है, मैथमेटिकल जो मैथमेटिक्स में नॉर्मल जो जैसे आप लोग परसेंटेज और ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, उसमें जो ट्रिक होती है उस ट्रिक की तरीके से तो स्टेटिक्स नहीं पढ़ाई जा सकती, क्योंकि उतना पॉसिबल भी नहीं है। ट्रिक इसमें कोई काम भी नहीं करता, फिक्स ट्रिक होता भी नहीं है इसका। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि आपको 100 में से कम 30 से 35-40 क्वेश्चन तक इस तरीके से हों कि आपको मिनिमम कैलकुलेशन में उसके आंसर आप लोग लगा सकें। इतना हम आपको प्रैक्टिस, इतना हम आपको शार्ट तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, मतलब सिलेबस तो डिटेल में रहेगा, उसमें जो क्वेश्चन को सॉल्व करना का जो शॉर्टेस्ट मेथड है वो इस तरीके से हम बताएंगे कि आप 35 से 40 प्लस क्वेश्चन आप लोग बिना पेन चलाए, मतलब कोशिश ये रहेगी कि मिनिमम पेन चलाते हुए आप लोग इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे टूल्स यूज्ड इन डेटा ऑर्गेनाइजेशन। डेटा के ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या टूल्स यूज होते हैं हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम बनाते हैं। बारंबारता वितरण तालिका। बारंबारता वितरण तालिका में क्या होता है कि ऐसे एक तालिका होती है जिसमें यहाँ पे हमारे पास डेटा लिखा जाता है, जो डेटा है। फिर उसके बाद उसके लिए यहाँ पे टैली मार्क लिखा जाता है, टैली मार्क। फिर इस टैली मार्क को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, काउंट करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, या यही यही फ्रीक्वेंसी का काम करता है, फिर इसी को हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कह देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसको अगर क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है तो फिर यहाँ पे जो है मतलब आगे फिर अगली टेबल में उसके लिए हम यहाँ पे जो डेटा दिया गया है इसका क्लास इंटरवल निकाल लेते हैं। क्लास इंटरवल के फॉर्मेट में उसको हम चेंज मतलब बना देते हैं। और वो क्लास इंटरवल किस तरीके से होगा, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल होगा, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल होगा, ये आगे की क्लासेस में हम इस पर क्वेश्चन देखेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे ऐसे, फिर टैली मार्क लिखेंगे, टैली मार्क यहाँ पे। फिर इसके बाद क्लास इंटरवल एंड मिड पॉइंट, वर्ग अंतराल जो भी यहाँ पे रहेगा, क्लास इंटरवल आपको अगर निकालना है क्लास इंटरवल, या मिड पॉइंट लेना है तो मिड पॉइंट, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या हम करेंगे, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, उस इंटरवल में टोटल हमारे पास जो यहाँ पे नंबर्स रहेगा, जो उसका टोटल काउंट रहेगा, टैली मार्क का जो टोटल काउंट रहेगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो वो आपकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता है तो वो भी निकाल सकते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि उस क्लास की फ्रीक्वेंसी अपन टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाती है। तो ये हाँ, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पे पिछले 2023 में या 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए जब भी अभी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एक बार अभी आएगी, मतलब जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें फिर से ये सारी चीजें कैसे कैलकुलेट होती हैं उसको हम बताएंगे। ठीक है,
अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारे पास अब तक ये जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, ये वन डायमेंशनल था, या एक तरीके से कहा जाए कि वन वे क्लासिफिकेशन था। अब इसमें हालांकि वन वे क्लासिफिकेशन हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में पढ़ते हैं, लेकिन वन वे ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब सिंगल डायमेंशनल। अब हमारे पास जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है डेटा का, या क्लासिफिकेशन हो रहा है डेटा का, ये टू फोल्ड है, डाइकोटोमस है। ठीक है, तो अगर डाइकोटोमस है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, देयर आर टू क्वालिटीज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि दो क्वालिटीज ले लेते हैं, दो टाइप का, मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए, सपोज करिए किसी क्लास, कोई क्लास है, ठीक है, फिर इसमें हम यहाँ पे बॉय और गर्ल, ये हमारे पास दो क्लासिफिकेशन हुए। अब इसके बाद यहाँ पर एक बार फिर से हम इसमें कोई क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, या ये क्वालिटी बेस्ड हमने क्लासिफिकेशन किया। अब इसी में हमारे पास यहाँ पे सपोज करिए कुछ इस तरीके का हम क्लासिफिकेशन कर दें। डाइकोटोमस का मतलब क्या है कि आधार हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर हम एक क्लासिफिकेशन कर दें कि बॉयज जो 100 में से 50 प्लस नंबर पाए हैं आउट ऑफ 100, और यहाँ पे यहीं पे एक बॉयज की संख्या वो लिख दे, बॉयज जो लेस देन 50 मार्क पाए हुए हैं आउट ऑफ 100। ठीक है, सेम यही क्लासिफिकेशन यहाँ पे गर्ल्स के लिए हो जाए, तो इसको हम कहते हैं डाइकोटोमस क्लासिफिकेशन है। ध्यान में रखिएगा, एक क्लास में बॉय या गर्ल को डिवाइड करना वो सिंगल वे क्लासिफिकेशन होता है, लेकिन अगर उसी में एक पैरामीटर कोई और लगा दिया जाए, फिर गर्ल बॉयज तो हैं, हैंडसम और ब्यूटीफुल भी उसमें एक क्राइटेरिया जोड़ दिया जाए, तो वो डाइकोटोमस होता है। डाइकोटोमस का मतलब टू वे क्लासिफिकेशन, या दो मतलब सब्जेक्ट के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे चार्ट बना हुआ है, ये मल्टीपल क्लासिफिकेशन है। मल्टीपल क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, मोर देन टू क्वालिटी आर कैरेक्टरिस्टिक को हम यहाँ पे यूज करते हैं डेटा के क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो मोर देन टू क्वालिटी आर कैरेक्टरिस्टिक्स आर यूज्ड टू क्लासिफाई द डेटा। स्टूडेंट ऑफ ए क्लास को पहले सबसे पहले हम मतलब डिवाइड किए किसमें, गर्ल में और बॉय में। फिर इसके बाद यहाँ पे इन बॉय और गर्ल को क्या किए, रूरल और अर्बन डिवाइडेशन कर दिए। तो ये क्या हो गया, ये मल्टीपल क्लासिफिकेशन हो गया कि पहले तो एक क्लासिफिकेशन किए, फिर दूसरा किए, फिर इसी में आगे भी कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हैंडसम और नॉन हैंडसम, ठीक है, फिर यहाँ पे हैंडसम नॉन हैंडसम, गर्ल्स के लिए ब्यूटीफुल नॉन ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, ब्यूटीफुल नॉन ब्यूटीफुल। हालांकि लड़के जो है हैंडसम नॉन हैंडसम हो सकते हैं, लेकिन महिलाएं जो है ब्यूटीफुल ही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन को हम क्या कहते हैं कि मल्टीपल क्लासिफिकेशन। एक्चुअली यार थोड़ा सा क्या है कि ऑफलाइन अगर क्लास होती है ना, तो यही चीजें इतने एग्जाम्पल, इतने मजाकिया अंदाज में मैं पढ़ाता हूँ कि लड़के हंस हंस के पागल हो जाते हैं। ऑनलाइन में क्या है कि जो चीजें बोलनी होती हैं, जो शब्द बोले जाते हैं टीचर के द्वारा, वो नपा तुला होता है। नपा तुला होता है मतलब क्या, कि कोई ऐसा शब्द ना बोल दे कि उसका कोई मीम बना दे, कुछ टीचर पे विवाद खड़ा हो जाए। विवाद से बचने के लिए हर टीचर यही प्रयास करता है कि जो शब्द है वो नपे तुले हों। और यहाँ पर जो ऑफलाइन क्लास होती है उसमें कोई रिकॉर्डिंग तो रहती नहीं, तो उसमें क्या है कि इतने टाइप के एग्जाम्पल मेरे द्वारा दे दिए जाते हैं क्लासिफिकेशन के, कि मतलब उसमें लड़के हंस हंस के पागल हो जाते हैं। कई कई लड़के तो पूछते हैं कि वो टॉपिक भले न याद रह जाए, लेकिन उनको जो प्रोबेबिलिटी में या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन थियरी में जो लव स्टोरी बताई गई थी कि सोनम गुप्ता बेवफा है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, तो मतलब अभी एक उस समय ट्रेंड चल रहा था, मुंबई सॉरी गुवाहाटी आईआईटी का एक क्वेश्चन था। मतलब जो भी अभी सोनम जो भी हो, मतलब कोई मतलब इसमें अन्यथा नहीं लीजिएगा इसको, कि जो हमारे पास वहां पे क्वेश्चन था कि एक लड़के ने हमसे क्वेश्चन पूछा था कि मतलब किस तरीके से हम ये प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि एक आदमी धोखेबाज है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो दोनों। तो मैं कहा यार अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन में अगर कोई एक दो आदमी कर रहा है, तो इसका हम यूज करेंगे एक्सपोनेंशियल सॉरी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का हम यूज करेंगे।
और अगर फर्स्ट टाइम की बात की जाए कि मतलब पूरी पॉपुलेशन में जो हमारे पास सैंपल लिया गया है उसमें फर्स्ट टाइम की बात है, तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। तो उस लड़के को मैंने एग्जांपल इस तरीके से दिया था कि मतलब वो लड़का आज भी कहता है कि सर मतलब आईएएस हो गया है लड़का, तो यूपीएससी में सेलेक्ट हुआ है, तो आईएएस हुआ है, तो कभी कभी जब बात होती है तो कहता है कि सर आपका डिस्ट्रीब्यूशन तो हमें नहीं याद है, लेकिन आपका वो एग्जाम्पल जरूर हमें याद है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं ऑफलाइन क्लास में, थोड़ा सा यहाँ पे मतलब टीचर के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ऑनलाइन क्लास में। ठीक है, तो आइए हम लोग मल्टीपल जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल क्लासिफिकेशन है, वेरिएबल क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि इसमें इन दिस क्लासिफिकेशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। वेरिएबल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, या तो वेरिएबल डिस्क्रीट होगा या कंटिन्यूअस होगा। तो डिस्क्रीट वेरिएबल में क्या करेंगे, इन दिस क्लासिफिकेशन डिफरेंट और डिस्टिंक्ट वैल्यूज आर टेकन टू क्लासिफाई द डेटा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि जो हमारे पास डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं, जो डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, उनका आधार बनाकर हम यहाँ पे डेटा को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है कि कंटिन्यूअस वेरिएबल में इसमें इस क्लासिफिकेशन में क्या होता है, यहाँ पे इन दिस क्लासिफिकेशन ए रेंज और इंटरवल इज टेकन टू क्लासिफाई द डेटा। इसमें क्या होता है, एज, हाइट या फिर वेट, इस तरीके से मतलब हम यहाँ पे एक रेंज निर्धारित कर लेते हैं कि 50 से 60 किलो। अगर सपोज करो कि वो मतलब एक स्कूल के या किसी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, तो उसमें 50 to 60, 60 to 80 या 70, इस तरीके से जो मतलब वेट होता है उसके आधार पे हम वहाँ पे क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। हमारे जैसे अंकल टाइप के लोग होंगे तो 150 किलो का वजह एक अलग क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा। ठीक है, 150 किलो का मतलब कि 150 किलो में पता लगा मास्टर ही आ रहा है। ठीक है, तो उसमें कहने का मतलब ये हो गया कि जो वेरिएबल क्लासिफिकेशन है उसमें आपकी इंडिविजुअल वैल्यू देखी जाती है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज देखी जाती हैं, सेपरेट वैल्यूज देखी जाती हैं क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक, और कंटिन्यूअस क्लासिफिकेशन में क्या किया जाता है, एक रेंज देखी जाती है कि 50 से 60 केजी के बीच में कितने लोग हैं, 60 से 70 केजी के बीच में, 80 केजी के बीच में कितने लोग हैं, 80 से 100 केजी के बीच में कितने लोग हैं, 100 से ऊपर कितने लोग हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके का जो है यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया जाता है कंटिन्यूअस वेरिएबल के केस में। अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बारंबारता वितरण। ठीक है, इसमें क्या होता है कि a frequency distribution is a systematic way of summarizing raw data by showing the number of observations या frequencies that fall into each of the several non overlapping categories, या जिनको हम यहाँ पे क्लास इंटरवल कहते हैं। बारंबारता वितरण ऐसी विधि है जिसमें कच्चा डेटा को या रॉ डेटा को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक श्रेणी या वर्ग अंतराल में कितनी बार या बारंबारता कोई मान उपस्थित है यह दर्शाया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा गूगल ट्रांसलेटेड है, हिंदी है यहाँ पे, तो थोड़ा सा इसमें मतलब एडजस्ट कीजिएगा कि बारंबारता वितरण जो है या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस चीज को इंडिकेट करता है कि किसी भी क्लास में कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं या कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, या फिर जो भी वहाँ पे वो चीजें जिससे रिलेटेड वहाँ पे क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन किया, सॉरी डेटा दिया गया है, वो उसकी संख्या को बताता है। तो यहाँ पे जस्ट अभी आपको बता रहा था मैं, यहाँ पे अगर मान लीजिए क्लास इंटरवल है, मान लीजिए 0 से 10, 10 से 20, इस तरीके से आगे, तो यहाँ पर टैली मार्क लिखा जाता है। टैली मार्क लिखा जाएगा, मान लीजिए ऐसे ऐसे टैली मार्क लिखा जाएगा, 4 रहेगा तो ये 5 हो गया, तो यहाँ पे 5 लिख दिया जाएगा। ये आपका फ्रीक्वेंसी होगी, इसी को हम कहेंगे ये हमारा फ्रीक्वेंसी है या बारंबारता है। ठीक है, बारंबारता जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं कि ये हमारा टैली मार्क ऐसे 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 लगाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3। और टैली मार्क लगाने के भी नियम होते हैं, पहले 4 लाइन फिर एक ऐसे कटी हुई लाइन, उसका मतलब होता है कि ये 5 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हो गए। तो ये इस तरीके से यहाँ पे हम इसका टैली मार्क लगाते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का निर्माण करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बारंबारता वितरण के प्रकार।
इसमें मेनली जो होता है कि वो दो टाइप का होता है, टू टाइप्स के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। पहला क्या होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, पहला डिस्क्रीट वाला होता है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं हम लोग कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड व्हेन द डेटा कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट वैल्यूज दैट इज काउंटेबल वेरिएबल लाइक नंबर ऑफ चिल्ड्रेन या मार्क्स एटसेट्रा। तो डिस्क्रीट जो बारंबारता वितरण है उन डेटा के लिए प्रयोग किया जाता है जिनमें मान निश्चित या अलग अलग होते हैं, जैसे छात्रों की संख्या, अंक इत्यादि। अभी यहाँ पे जो डिस्क्रीट जो वेरिएबल क्लासिफिकेशन बता रहे थे, तो उसमें भी यही डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस वेरिएबल के आधार पे वहां पे क्लासिफिकेशन होता है। और यहाँ पे भी यही सेम तरीका है कि डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब है कि अलग अलग सेपरेट सेपरेट वैल्यूज, हर आदमी की इंडिविजुअल वैल्यूज दी गई है, तो उसको हम कहते हैं ये हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल है। और उसको जब हम एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फिर आते हैं हम लोग कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। इसमें क्या है कि एक कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन is used when data is continuous, meaning values fall within a certain range या interval such as height, weight, marks etc. सतत बारंबारता वितरण का प्रयोग तब किया जाता है जब डेटा निरंतर प्रकृति का हो, जैसे ऊंचाई, वजन, अंक इत्यादि, जो किसी दिए गए सीमा या इंटरवल में आता हो। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होता है कि हमारे पास एक क्लास इंटरवल दिया रहता है, जैसा भी यहाँ पे मैं बता रहा था, क्लास इंटरवल दिया रहेगा, उसके करस्पॉन्डिंग आपको फ्रीक्वेंसी दी रहेगी। तो ये हमारा क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी ये कंबाइंड रूप में क्या कहलाएगा कि ये हमारा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पहले हम लोग पढ़ेंगे। फिर अगली क्लास में इस पर हम एक क्वेश्चन देखेंगे, एक दो क्वेश्चन जो भी रहेगा उसको हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ये टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे हम बनाते हैं, चाहे वो कंटिन्यूअस हो डिस्क्रीट हो, आपका चूंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है तो यहाँ पे नहीं पूछेगा, लेकिन बीएससी वगैरह का सिलेबस जो होता है, बीएससी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी का, उसमें क्या करते हैं प्रैक्टिकल के रूप में दे देते हैं, रॉ डेटा दे दिए और उसका कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाना है। फिर उस कंटिन्यूअस या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, जो भी चीजें आपको फाइंड आउट करनी है वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो वही वहां पे काम होता है आपके लिए। यहाँ पे सबसे पहले इसके नियम कानून हम जानेंगे, फिर अगली क्लास में हम इस पे एक दो क्वेश्चन देखेंगे, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, जिस दिन ये मतलब यूनिट खत्म होगी, फिर यूट्यूब पे लाइव क्लास के माध्यम से ही हम इसको यहाँ पे एक महामैराथन क्लास इस पे लेंगे। जो आपका कंफ्यूजन हो आप हमसे पूछ लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी हमारे पास क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर को, उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व आउट करेंगे लाइव क्लास में। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास मतलब जो हमें पढ़ना है जिस तरीके से। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो यहाँ पे सबसे पहले करते हैं क्या, फर्स्ट कॉलम में क्या करते हैं, वी राइट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले स्तंभ में हम चर या जो वेरिएबल होता है के मान को बढ़ते क्रम में हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ जस्ट अभी जो बता रहे थे, यहाँ पर देखिए यही चीज है कि यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल को हम लिखते चले जाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में। फिर इसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सेकंड कॉलम में क्या करते हैं, वी इंसर्ट ए टैली मार्क। ध्यान में रखिएगा, एक वेरिएबल के लिए टैली मार्क अगेंस्ट ईच वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। सॉरी, दूसरे स्तंभ में क्या करते हैं, हम प्रत्येक मान के समान एक एक करके टैली मार्क लगाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद we count the tally mark for each value of the variable and place it in third column to make frequency column।
हम प्रत्येक मान के लिए टैली चिन्हों की गिनती करते हैं और तीसरे स्तंभ में उन्हें तीसरे स्तंभ जो हमारे पास तीसरा कॉलम रहेगा में उसे लिखते हैं, जिससे आवृत्ति स्तंभ या फ्रीक्वेंसी कॉलम बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको देख सकते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास डेटा रहेगा, डेटा मतलब जो भी रहेगा डिस्क्रीट वैल्यू रहेगी। फिर इसके बाद यहाँ पे टैली मार्क रहेगा और फिर इसके बाद यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो अब यहाँ पे मान लीजिए कि अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से डेटा है 10, 12, 15, 9, 9, 8, 10, सपोज करिए ये डेटा छोटा सा ले रहे हैं, तो इसमें क्या है, पहले 8 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, फिर 10 लिखेंगे, फिर 12 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, फिर 12 लिखेंगे, फिर 15 लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि 10 यहाँ पे कहाँ आया, इसको यहाँ पे काटेंगे, यहाँ पे एक टैली मार्क लगा देंगे, फिर 12 यहाँ पे एक टैली मार्क, फिर 15 यहाँ पे एक टैली मार्क, यहाँ 9 एक टैली मार्क, फिर से 9 आया है तो दूसरा टैली मार्क, फिर 8 आया है तो यहाँ पे एक टैली मार्क, 10 आया है तो यहाँ इसके बगल में एक टैली मार्क। फिर अब इसी की काउंटिंग कर लेते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1। ये आपका हो गया डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपके लिए हो गया। अब इसमें चाहे आपको मीन फाइंड आउट करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है, मोड फाइंड आउट करना है, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, फिर या उसके बाद वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, या फिर जितने भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं या जितने भी मेजर ऑफ डिस्पर्सन हैं, जो भी मान आपको फाइंड आउट करना है इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं आगे क्लासेस में हम देखेंगे, लेकिन अभी पहले यहाँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन समझ लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन डिस्क्रीट केस का कैसे करते हैं। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे बता दिया गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, द रेंज इन विच द वेरिएबल इज डिवाइडेड इज नोन एज क्लास इंटरवल। सबसे पहले क्या हम लोग करते हैं कि यहाँ पे हम क्लास इंटरवल बनाते हैं, और वो क्लास इंटरवल कुछ इस तरीके से होगा कि वो नॉन ओवरलैपिंग होगा, मतलब एक दूसरे में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम लोग क्लास इंटरवल बनाते हैं। फिर इसके बाद करते हैं क्या कि मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल इज कॉल्ड क्लास लिमिट। उस क्लास इंटरवल की जो लिमिट होगी, मतलब जीरो से, जैसे मान लीजिए 0 से 10 हमने लिखा, तो ये मिनिमम लिमिट है, मतलब लोअर लिमिट है एक तरीके से कहा जाएगा उस क्लास की, और ये इस क्लास की अपर लिमिट है। ठीक है, तो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल इज कॉल्ड क्लास लिमिट्स। तो ये क्लास लिमिट्स हैं, और इसको हम कहेंगे ये हमारी लोअर क्लास लिमिट है और ये अपर क्लास लिमिट है। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्लास लिमिट्स इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, या इसी को यहाँ पे क्लास इंटरवल भी कह सकते हैं। मतलब ये मैग्नीट्यूड तो सही है, और इसको यहाँ पे क्लास इंटरवल भी कहते हैं। ठीक है, दिख रहा ना, हाँ क्लास इंटरवल, थोड़ा सा ये कट गया है, तो यहाँ पे देखिएगा इसको, ये क्लास इंटरवल इसको हम कहते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे इसमें जो डिफरेंसेस होगा, मतलब अपर और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होगा, उसको हम कहेंगे ये हमारा क्लास इंटरवल है। अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं मिड वैल्यू। मिड वैल्यू इज दैट वैल्यू विच लाई हाफ वे बिटवीन अपर एंड लोअर क्लास लिमिट्स। मध्य मान या मिड वैल्यू वह मान होता है जो निचली और ऊपरी वर्ग सीमा के बीच ठीक मध्य में स्थित होता है। तो मिड वैल्यू क्या होता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट अपॉन 2। ठीक है, तो ये होता है तरीका जो है कंस्ट्रक्शन किसका, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। इंक्लूसिव क्या होता है, अच्छा एक चीज यहाँ पे और देखिए कि अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्लास इंटरवल बनाएंगे, फिर इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे टैली मार्क लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे इसकी काउंटिंग करेंगे। काउंट करना है, या इसी को क्या कहेंगे हम, फ्रीक्वेंसी कहेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए जीरो से 10 है, फिर 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, और यहाँ पर कुछ मतलब टैली मार्क ऐसे लिखा गया है। ठीक है। फिर इसके बाद 1 2 3 4, फिर ये हो गया, 1 2 हो गया, फिर यहाँ पे 1 2 3 हो गया या 4 हो गया, इस तरीके से। यहाँ पर देखेंगे क्या है, यहाँ 5 हो गया, 1 2 3 4, और ये कटा हुआ होता है, इसको एक लिखा जाता है, जोड़ा जाता है। ये 3 हो गया, ये 5 2 7 हो गया, और ये 4 हो गया। तो ये आपका कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब इसमें हमें देखना होता है कि जो अपर लिमिट है, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे लोअर लिमिट तो इसमें टेलीमार्क में इंक्लूड रहेगी, लेकिन जब अपर लिमिट है, मतलब 10 को हम इसमें शामिल करेंगे या इसमें, इसी पे मतलब एक जो है विवाद होता है लोगों का। तो यहाँ पर देखेंगे, जब यहाँ पे इस टाइप का क्लास इंटरवल बना हो, तो चूंकि यहाँ पे 10 जो है ये ओवरलैप कर रहा है, क्योंकि हमें क्या होता है कि हमारे पास जो क्लास इंटरवल है, अगर वो कंटिन्यूएशन में है, तो हिस्टोग्राम बनाना आसान होता है, या हिस्टोग्राम हम बना लेते हैं। अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूटी अगर यहाँ बीच में ब्रेक होती है, जैसे ये 0 से 10 और 11 से 20 अगर हो जाता, तो उस केस में हम हिस्टोग्राम नहीं बना पाते। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्या है कि डेटा की कंटिन्यूटी होना बहुत जरूरी होता है। तो वही चीज, इसी चीज को यहाँ पे, अगर यहाँ पे अपर लिमिट इंक्लूडेड है इस लिमिट में, इस टेलीमार्क में, तो हम उसको कहेंगे इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। अगर वो इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूड कर दी गई है, मतलब अपर लिमिट हटा दी गई है, तो उस केस में अगर जब हमारे पास अपर लिमिट को उस लिमिट से, इस रेंज से, इस क्लास इंटरवल से हटा दिया जाता है, तो उस केस में हम उसको एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल कहते हैं। ठीक है। इंक्लूड कर लिए तो इंक्लूसिव, एक्सक्लूड कर दिए तो एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल हो जाता है। ठीक है। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे अब आगे के जो हमारे पास टॉपिक है, ये है इंक्लूसिव क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है। एन इंक्लूसिव इंटरवल इज वन विच बोथ द लोअर एंड अपर लिमिट आर इंक्लूडेड इन द इंटरवल। यही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि लोअर लिमिट तो हमेशा शामिल ही होगी, क्यों, क्योंकि ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी जाती है, 0 से 10, 10 से 0 नहीं लिखेंगे, 0 से 10, 10 से 20। तो लोअर लिमिट तो ज्यादा मतलब सभी इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव दोनों में इन्वॉल्व रहेगी, लेकिन अगर अपर लिमिट को हम शामिल करते हैं तो वो इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, अगर उसको हटा देते हैं तो वो एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे लिखा जा रहा है कि समावेशी वर्ग अंतराल वह होता है जिसमें निचली या ऊपरी सीमा दोनों को शामिल किया जाता है। यह विधि प्रायः डिस्क्रीट डेटा के लिए प्रयोग की जाती है। अब इसमें यहाँ पे देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल, यहाँ पे कि 0 से 9, 10 से 19 और 20 से 29, ये आपके पास डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग क्लास इंटरवल दिए गए हैं, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे 9 जो है इसमें इंक्लूड होगा, 10 यहाँ पे और 19 यहाँ पे इंक्लूड होगा। ठीक है। 20 और 29 यहाँ पे इंक्लूड होगा। ठीक है। तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि हमारा इंक्लूसिव क्लास इंटरवल है। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि स्टूडेंट स्कोरिंग 10 और 19, 10 या 19 अगर यहाँ इस क्लास इंटरवल की बात की जा रही है, वुड फॉल इन द क्लास 10 to 19। ठीक है। अगर एक स्टूडेंट कोई है, मान लीजिए किसी जो भी क्लास है, कोई स्टूडेंट वहां पे 10 या 19 नंबर पाया हुआ है, तो वो इस वाली क्लास में इंक्लूड होगा, और उस इस टाइप के क्लास को हम यहाँ पे कहेंगे कि ये हमारा इंक्लूसिव क्लास इंटरवल है। क्यों? क्योंकि दोनों वैल्यूज यहाँ पे इस क्लास इंटरवल में शामिल है। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल आ रहा है। तो एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में क्या होता है कि एन एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल इज ए क्लास इंटरवल वेयर वेयर लोअर लिमिट इज इंक्लूडेड। जहां पे लोअर लिमिट तो इंक्लूड होती है, मतलब 0 से 10, 10 से 20 अगर लिखा है तो ये लिमिट तो इंक्लूड होती है, दोनों में बताया। लेकिन अपर लिमिट क्या होती है, वो एक्सक्लूडेड होती है, अपर लिमिट को बाहर निकाल दिया जाता है, ये यहाँ पे शामिल नहीं होता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ऊपरी सीमा शामिल नहीं होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये हमारा एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है। और दिस मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन क्लास कंटिन्यूअस डेटा लाइक हाइट, वेट, मार्क्स विथ डेसिमल्स। यह विधि प्रायः सतत डेटा मतलब कंटिन्यूअस डेटा के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है।
अब इसके बाद यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ पे क्या है कि मार्क है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो यहाँ पर देखेंगे अगर एक स्टूडेंट 20 नंबर पाया हुआ है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे कि 20 नंबर वाले के इंक्लूडेड इन क्लास 20 to 30, नॉट इन 10 to 20, मतलब इसमें शामिल नहीं करेंगे, उसको इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, अपर लिमिट वाला मतलब यहाँ 20 जो नंबर पाया हुआ है बच्चा, उसको यहाँ पे शामिल नहीं करेंगे, इसमें शामिल करेंगे। इसलिए यहाँ पर ये एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है। ओनली वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू लोअर लिमिट और लेस देन अपर लिमिट आर इंक्लूडेड, मतलब केवल मान जो है वो लोअर लिमिट को शामिल करता है, अपर लिमिट को शामिल नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे देखिए इक्वलिटी नहीं है। ठीक है, इसमें केवल वे मान शामिल होते हैं जो निचली सीमा के बराबर या उनसे अधिक तथा ऊपरी सीमा से कम होते हैं। अब ये इसका एक दोनों में कंपैरिजन देख सकते हैं। इसका एक समरी टेबल बना दी गई है यहाँ पे इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव की। तो यहाँ पे क्या है कि इंक्लूसिव है, ये एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है। लोअर लिमिट क्या होती है, दोनों में इंक्लूडेड होती है। अपर लिमिट क्या होती है, इंक्लूसिव वाले में इंक्लूड होती है, एक्सक्लूसिव वाले पे इंक्लूड नहीं होती, इसीलिए तो इसको एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, सुटेबल फॉर किसके लिए सुटेबल होता है, तो ये डिस्क्रीट डेटा के लिए सुटेबल होता है और ये कंटिन्यूअस डेटा के लिए सुटेबल होता है। फिर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 10 से 19 है या 10 से 20 है, इस तरीके से। अभी इसको अभी डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूअस डेटा आप लोग मतलब अलग अलग देख रहे हैं, मतलब इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। आगे जब हमको हिस्टोग्राम बनाना होगा तो जो इसमें डिफरेंसेस क्रिएट रहेंगे, मतलब यहाँ पर देख नहीं रहे हैं, यहाँ पे तो मान लीजिए कि ये वाला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे 0 से 9, 10 से 19 है, इसमें क्या है, इसको हिस्टोग्राम नहीं बना पाएंगे, तो इसमें क्या करते हैं कि इसको कंटिन्यूअस बनाते हैं। कंटिन्यूअस बनाने का एक तरीका होता है, अगली क्लास में हम बताएंगे उसमें, कि इसमें यहाँ पे जो डिफरेंसेस हैं, यहाँ इस मतलब पिछले क्लास की अपर लिमिट और अगले क्लास की लोअर लिमिट, इसमें जो मतलब डिफरेंस है उसको आधा कर दीजिए, मतलब 2 से डिवाइड कर दीजिए। 9 और 10 में 1 का अंतर है, उसमें आधा कर दीजिए, 0.5 आएगा। तो अपर लिमिट में यहाँ 0.5 जोड़ देते हैं और यहाँ पे 0.5 घटा देते हैं। तो यहाँ जोड़ेंगे तो 9.5 हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो ये 9.5 हो जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि हमारा डिस्क्रीट जो डिस्टिंक्ट या मतलब डिस्क्रीट जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में कन्वर्ट हो जाएगा और हम हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व जो भी बनाना होगा वो बना लेंगे हम। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे इस टेबल पे आते हैं। तो ये टेबल यहाँ पे सुटेबल फॉर डिस्क्रीट डेटा और ये कंटिन्यूअस डेटा के लिए मतलब यहाँ पे यूजफुल होती है। तो ये हमारी आज की क्लास रही, और कोई भी समस्या, दिक्कत, परेशानी की स्थिति में ये हमारा नंबर लिखा गया है, डायरेक्टली आप हमसे बात कर सकते हैं इस नंबर पे। L1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम का लिंक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये क्लासेस शेयर करिए अपने इष्ट मित्रों को, ताकि मतलब चैनल की भी ग्रोथ हो सके और चैनल जो है मतलब तेजी से ग्रो हो सके। ठीक है, और आज की क्लास अब यहीं पे हम ब्रेक करते हैं। अगली क्लास में जो आगे के टॉपिक्स रहेंगे उसको हम लोग पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव ए नाइस डे।